अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कौसी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो कि बताए गए हैं चैप्टर 5 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 68 टू 72 तक। तो बेसिकली कौसी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दोनों पार्टीज़ के कंसेंट से नहीं बने होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें लॉ इम्फोर्स करवाती है। जैसे मिसाल के तौर पे इधर वर्ड है लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कौसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट में हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब कि एक अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और हमने ये देखा कि जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होने के लिए अग्रीमेंट में कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि सेक्शन 10 में बताए गए थे और उसके बाद भी कुछ सेक्शंस में बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ का फ्री कंसेंट होना चाहिए और दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी की एज की हों, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो या अनसाउंड माइंड ना हो या जो कॉन्ट्रैक्ट है अवॉइडेबल ना हो, इस नेचर का ना हो या लॉ ने उसे वॉइड ना करा दिया हो। इस तरह के हमने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे। इसका मतलब वो एलिमेंट्स अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट में शामिल होंगे तो वो तब ही इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो हम पार्टीज़ दो या दो से ज़्यादा जो भी इन्वॉल्व हैं उनका कंसेंट शामिल नहीं होता, ना ही तो कोई ऑफ़र होती है। एक्सेप्टेंस हाँ होती है लेकिन ऑफ़र नहीं होती। वो एक्सेप्टेंस भी बिल्कुल अलग तरह से होती है जो जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट्स में करते हैं वो नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लॉ प्रिज्यूम करती है और लॉ उसे इम्पोज करवाती है, भले वो दोनों पार्टीज़ के कंसेंट से थे या नहीं थे। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिकली जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं किसी पर्सन के जो कोर्ट या जो लॉ है वो इन्फोर्स करवाती है। जो हर शहरी के पास, हर इंसान के पास जो भी किसी स्टेट में रह रहा है सिटीज़न, उसके पास राइट्स हैं, उसके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो इन्फ्रिंज हो जाते हैं तो फिर कोर्ट उन्हें इन्फोर्स करवाती है। और जिस बंदे ने उनके जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज किए हैं वो चाहे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में था या नहीं था, लेकिन लॉ उसे एज आ कॉन्ट्रैक्ट प्रिज्यूम करके उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाती है। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि द वर्ड कॉसी जो है उसकी मीनिंग सीडो है, ये ग्रीक एक वर्ड है जिसका मतलब है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स। सीडो कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स को, और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओरिजिनली तौर पर तो ना हो, मतलब दोनों पार्टीज़ ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो किया ना हो लेकिन फिर भी जो लीगली तौर पर बिल्कुल लॉफुल हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एक पार्टी ने दूसरी पार्टियों को कोई ऑर्डर दिया ऑनलाइन, ठीक है, कोई चीज़ मंगवाई। जैसे मिसाल के तौर पे हम कोई फ़ूड डिलीवर करवाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा मैं ऑर्डर करती हूँ और कोई मुझे जो डिलीवरी मैन है वो उसने मुझे डिलीवरी करनी है, ठीक है, लेकिन वो गलती से किसी और के पास चल जाता है, उसको मेरा घर नहीं मिलता, मेरे जो नेबर हैं उनके पास जाके वो उन्हें वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर देता है। और जो नेबर है उसको पता है मैंने करवाया नहीं था, उसके बावजूद वो एक्सेप्ट कर कर एक्सेप्टेंस भी दे देता है। जो उसके पास आ जाती है डिलीवरी, उसको पता है रॉन्ग जगह पर आई है, फिर भी उसे कुछ नहीं कहता, एक्सेप्ट करके वो उसे यूज़ भी कर लेता है, यानी कि उस पिज़्ज़ा को खा भी लेता है। तो फिर यहाँ पर कोर्ट कहता है कि अब जैसे मेरे मेरे और उनके दरमियान जिसने ये पिज़्ज़ा एक्सेप्ट करके खा भी लिया उसके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, लेकिन लॉ उसे कॉन्ट्रैक्ट को प्रिज्यूम करके ये कहता है जिस पार्टी ने भी ये राइट को इन्फ्रिंज किया है, जैसे कि जिस वो पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया था किसी और के पास चला गया, उसने रिसीव करके उसे यूज़ भी कर लिया, तो वो अब मुझे कंपनसेट करके देगा किसी भी तरह, मतलब पे बैक करेगा, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे कि मैंने किसी कोई फ्रूट्स वगैरह मंगवाए थे, ऑर्डर किया था और डिलीवरी किसी और जगह पर हो गई और सामने वाले बंदे ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और अपने पास रख भी लिया और कंज्यूम भी कर लिया, तो फिर ऐसी जगह पर ऐसे टाइम पर ये लॉ प्रिज्यूम करती है कि मेरे दरमियान और जिस बंदे ने वो चीज़ एक्सेप्ट भी की है जो मैंने मंगवाई थी, और ऑनलाइन मैंने अगर उसकी ऑनलाइन मैंने उसकी वो भी कर दी थी, पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन एक्सेप्टेंस किसी और ने की और यूज़ भी किसी और ने कर लिया, तो मेरे दरमियान और जिस बंदे ने वो यूज़ किया है लॉ कॉन्ट्रैक्ट प्रिज्यूम करती है कि कौसी कॉन्ट्रैक्ट है कि सामने वाली पार्टी मुझे वो बैक करेगी,
कंपनसेट करे या रिस्टोर करे वो चीज़, ये बताता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट या जिन्हें स्यूडो कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है, सॉरी कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, वो बेस करते हैं एक प्रिंसिपल पर। ठीक है, जो प्रिंसिपल है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस के ऊपर। ठीक है, मतलब इन पे बेस करता है। अब जाहिर है ये जस्टिस पर बेस कर रहा है ना, कि हर शहरी का, हर बंदे का स्टेट उसे कुछ राइट्स देती है, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे कि मेरी ये ऑब्लिगेशन है कि मैं अगर किसी और की कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ, किसी की गलती से किसी की चीज़ मेरे पास रह गई है, तो मेरा ये राइट बनता है कि जिस बंदे की मेरे पास ये चीज़ रह गई गलती से, मैं उसे वो वापस रिस्टोर करूँ। ठीक है, या कोई चीज़ मेरे पास गलती से आ गई, या मुझे किसी की चीज़ मिली है कहीं गिरी हुई और मुझे पता है कि ये बंदा ये है, तो मैं उसे रिस्टोर करूँ, ये मेरा राइट है। तो इसका मतलब ये जस्टिस एंड इक्विटी पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस करते हैं। और एक लैटिन मैगजिम है जो उस पर बेस करता है, जो कहती है नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस, या ये भी कि अनजस्ट इनरीचमेंट ऑफ वन लॉस एट द कॉस्ट अनदर। मतलब कि ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस मैगजिम पर इस तरह से बेस करती है कि कोई भी किसी दूसरे के नुकसान पर फ़ायदा नहीं उठा सकता। कोई भी ऐसा बंदा किसी दूसरे के नुकसान पर ख़ुद फ़ायदा नहीं उठा सकता। जैसे कि अभी मैंने आपको फॉर्म में एक एग्जांपल दी पिज़्ज़ा की, कि मैंने ऑर्डर किया, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी, वो डिलीवरी वाले बंदे ने कहीं और उसे डिलीवर कर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसे यूज़ भी कर लिया। ठीक है, मतलब कि नुकसान मेरा हुआ और फ़ायदा उसे हो गया। तो लॉ कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। उसे वो रिस्टोर करना पड़ेगा या कंपनसेट करना पड़ेगा अदर पर्सन को। ठीक है, तो मैं इस तरह का जिसका नुकसान हुआ है वो उस बंदे को तो नहीं क्लेम करता या उस बंदे के ऊपर कोई केस नहीं करता, वो हम मांगते हैं कोर्ट से, हम कोर्ट को क्लेम करते हैं। तो फिर कोर्ट वो देखती है खुद ही, मतलब कि कोर्ट उस बंदे को देखती है और बोलती है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि पीटर ऑलिवर जो है कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जिसमें पीटर अग्री करता है कि वो एक बास्केट फ्रूट्स की ऑलिवर को भेजेगा। ठीक है, और ऑलिवर प्रॉमिस करती है कि वो उसे 1500 रुपीज़ देगी आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द फ्रूट्स। ठीक है, ये उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके दरमियान, पीटर एंड ऑलिवर के दरमियान। पीटर ने उसे डिलीवर करने हैं बास्केट ऑफ फ्रूट्स की, और ऑलिवर कहती है कि मैं आपको पे करूँगी आफ्टर कंज्यूमिंग दोज फ्रूट्स। ठीक है, लेकिन होता क्या है, पीटर जो है वो गलती से वो डिलीवर कर देता है उस बास्केट ऑफ फ्रूट्स को जॉन्स के रेजिडेंस पे, जबकि उसे ऑलिवर को डिलीवर करनी होती। ऑलिवर के साथ उसने प्रॉमिस किया है, ऑलिवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जबकि वो लेकिन वो डिलीवर कर देता है गलती से जॉन के घर पे। और जॉन समझता है, जब वो घर आता है, वो ये एज्यूम कर लेता है कि जो ये फ्रूट बास्केट है वो मुझे किसी ने बर्थडे गिफ्ट सेंड किया है, और वो सारे फ्रूट्स खा भी जाता है। ठीक है, तो फिर होता क्या है कि वैसे तो पीटर और जॉन के दरमियान यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पीटर ने तो ऑलिवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो उससे डिलीवर करेगा, लेकिन गलती से जॉन के घर पे कर देता है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, ऑलिवर अगर क्लेम करे कोर्ट से, या जॉन क्लेम करे, जो सॉरी पीटर क्लेम करे कि मैं इनके पास गलती से सेंड कर दिया था बाद में अगर कभी, और उनसे मांगे कोर्ट से, तो कोर्ट ट्रीट करेगी जैसे एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पीटर और जॉन के दरमियान था। पीटर क्योंकि उसे गलती से सेंड करके आ गया, गलती से उधर डिलीवर कर दिया है उसने, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, क्योंकि लॉ जो है वो बेस करता है प्रिजम्पशंस पर, तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगी कि इन दोनों के दरमियान एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट था, और ऑर्डर करती है जॉन को कि वो या तो रिटर्न करे उस बास्केट ऑफ फ्रूट्स को, लेकिन अब तो वो कंज्यूम कर चुका है, तो फिर वो क्या करेगा, उसे रिस्टोर करेगा या पे बैक करेगा, कंपनसेट करके देगा। ठीक है, और जो ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है इसके फीचर्स ये हैं। पहला तो ये है कि जो राइट होता है, जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी मतलब अग्रीमेंट तो नहीं हुआ होता पहले, ज़ाहिर है। अब यहाँ पर पीटर और जॉन के दरमियान में पहले अग्रीमेंट तो नहीं हुआ था ना, वो तो गलती से बेच दिया उसने, और बाद में उनका कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ये क्रिएट हुआ है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ इम्पोज करती है, उससे पहले इस तरह कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ होता। पहला फीचर इस कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का ये है। सेकेंडली ये है कि द राइट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एवरीवन, मतलब कि जो राइट इन रैम नहीं होता, राइट इन पर्सनम होता है। सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन का राइट होता है और उसके अगेंस्ट में होता है। इसीलिए अब हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा राइट इन पर्सनम होता है, यानी कि सिर्फ अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन्स होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे होते हैं उन्हीं का। तो यहाँ पर भी यही है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस बंदे का भी लॉस हुआ होगा उसी को वो बैक करेगा ना, और किसी को नहीं कर सकता।
किसी दूसरे तीसरे को, तो इसमें भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स पैदा हो जाते हैं। तो ये थे 2 मेन फीचर्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में 68 टू 72 तक बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है सेक्शन 68, जो बात करता है नेसेसरी सप्लाइज टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन में बात की गई है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, कि इफ़ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक बंदा जो इनकैपेबल है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने का, मतलब कि वो मेजॉरिटी की एज का ना हो, ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड हो, यानी कि इनकैपेबल हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने का, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। लेकिन वजह क्या हो? वजह ये हो कि उसे बेसिक नेसेसिटीज़ के तौर पर कुछ सप्लाई कर रहा हो कोई एक बंदा, किसी माइनर को कोई मेजर बंदा जो मेजॉरिटी की एज का है, वो कोई नेसेसरीज़ जो है बेसिक नीड्स की उसे कुछ ज़रूरत है और वो माइनर है या ल्यूनेटिक भी है, उसे ज़रूरत है, उसने वो सप्लाई की उस वक्त, ठीक है, तो वो बाद में उसे रीइंबर्समेंट किस तरह से करेगा, ये क्लेम कैसे कर सकता है, वो सेक्शन 68 में बताया गया है। यानी कि एक ऐसा बंदा जो मेजॉरिटी की एज का है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली एक तरह से किसी माइनर पर्सन से, और वो माइनर पर्सन है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में तो आ ही नहीं सकता, वो इसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो एक कम हो गया इसमें, जो हमने पढ़ा था कि मेजॉरिटी की एज का होना चाहिए सेक्शन 10 में। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था क्योंकि वो माइनॉरिटी की एज का था। लेकिन अगर मेजॉरिटी की एज वाला बंदा उसे कोई चीज़ दे रहा है, नेसेसरीज उसे सप्लाई कर रहा है, तो वो क्लेम कैसे कर सकता है, ठीक है, उस टाइम पे उस बंदे को जो माइनॉरिटी की एज का है या अनसाउंड माइंड है या ल्यूनेटिक है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी या नेसेसरीज की ज़रूरत थी, वो मेजॉरिटी की एज का बंदा उसकी मदद करता है, और मदद करने के बाद वो किस तरह से क्लेम कर सकता है उन चीज़ों की जो उसने उसे दी थी। क्योंकि देखें कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो एक तरह से हमारी सोसाइटी में के लिए अच्छे हैं, कि एक बंदा अगर दूसरे की मदद कर रहा है तो उसे पता है कि मैं अगर इसकी मदद कर रहा हूँ मैं बाद में क्लेम कर सकता हूँ। इस तरह से सोसाइटी में एक मोरली तौर पे अच्छा बिहेवियर रखने का रुझान पैदा होता है कि अगर कोई माइनर है या ल्यूनेटिक है उसकी हेल्प कर दें हम, और चाहे हमने बहुत सारे अपने पैसे लगा के उसकी हेल्प किए, कोई बहुत बीमार है उसकी कोई हेल्प कर दी, लेकिन हमें पता है कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि हम बाद में क्लेम कर सकते हैं। इसमें ये बात नहीं की जा रही कि कोई गरीब है या क्या है क्या नहीं, ये बात नहीं की जा रही, ये बात बस ये कही जा रही है कि कोई ल्यूनेटिक है या अनसाउंड माइंड है, या फिर उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो अनसाउंड माइंड है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी काम की, वो हम इसे कर दें, लेकिन बाद में हम क्लेम कैसे कर सकते हैं, ये बताया गया सेक्शन 68 में, कि इफ़ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन whom he is like legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person, ठीक है। लेकिन ये कहा गया है कि वो क्लेम कैसे कर सकता है, वो क्लेम इस तरह कर सकता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी यानी कि स्टेट जो है उसका, उसमें से क्लेम कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के माँ बाप ने अपने बच्चे को निकाल दिया घर से, ठीक है, अब वो बच्चा कहीं पे पता नहीं कहाँ कहाँ गलियों में घूम रहा है, माइनर बच्चा है, किसी मेजर ने उसकी मदद की, ठीक है, मेजर ने उसकी मदद की और उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी होगी, तो वो बाद में उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये बताया गया है सेक्शन 68 पे। जैसे फॉर एग्जांपल पीटर जो है वो सप्लाई करता है जॉन को सर्टेन नेसेसरीज से जो सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ठीक है, और जॉन जो है वो उसके पास कोई पैसे नहीं होते उस टाइम पे और वो इतना सैंड नहीं है कि पे कर सके पीटर को, मतलब कि या तो वो इंसैंड है या ल्यूनेटिक है या माइनर एज का है, तो वो पे नहीं कर सकता पीटर को जिसने उसकी मदद की है। तो फिर यहाँ पर भी उन दोनों के दरमियान एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो जाता है जो कि फिर पीटर क्लेम कर सकता है कोर्ट में, और वो इंटाइटल है कि उसकी जो पैसे उसने दिए थे वो रियम्बर्स हो जाए जॉन की प्रॉपर्टी में से, जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसमें से।
अब जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मल एग्जांपल दी कि किसी के माँ बाप ने अपने बच्चे को निकाल दिया और किसी ने उसकी मदद कर दी, तो इनके दरमियान भी एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें से वो कोर्ट से क्लेम करवा सकता है। तो इसमें बताया गया है इस सेक्शन में कि अगर इस क्लेम को पीटर ने कोर्ट में क्लेम करना है तो दो चीज़ें उसे प्रूफ करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जिसके साथ उसने जिसकी भी मदद की वो ल्यूनेटिक है या माइनर है या इंसेंट है, जो भी है वो उसे बताना पड़ेगा, कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा। सेकेंडली ये कि जो गुड्स सप्लाई किए थे वो उस टाइम पे लाजमी थे। ठीक है, मतलब उसे जो बंदा है जिसे उसने मदद की उस टाइम पे वो लाजिम थे उसे देना, अगर वो नहीं देता तो वो मर जाता, ऐसी मतलब कोई कंडीशन थी। ऐसी बेसिक नीड्स थी कि अगर जो मेजर एज का बंदा है वो उस टाइम पे उसकी हेल्प नहीं करता तो उसे कुछ हो जाता, कुछ मर रहा था, वो कुछ इस तरह का हो रहा था, उसने उसकी मदद की और बाद में वो क्लेम कर सकते हैं। तो उसे दो चीज़ें ये प्रूफ करवानी पड़ेगी, एक तो ये कि वो ल्यूनेटिक था, दूसरी ये कि जो मैंने उसे चीज़ें उस टाइम पे फराहम की वो अगर मैं उसे नहीं करता तो उसे कुछ भी बुरा हो सकता था, मतलब लाजिम थी उस टाइम पे उसे देना। ये दो चीज़ें उसे कोर्ट में प्रूफ करनी होगी तो अपना ये क्लेम वो ले सकता है, वो भी सामने वाले की प्रॉपर्टी में से। ये बात यहाँ पे हमें याद रखनी है, सेक्शन 68 में बताई गई है। इसके बाद सेक्शन 69 बात करता है रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड, यानी कि पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 69 उस कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है पर्सन है वो एक मनी पे कर देता है किसी दूसरे के बिहाफ पर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लॉ बाउंड करता है कि अगर किसी ने किसी दूसरे के बिहाफ पर कोई पैसे दिए हैं तो इसके पास ये राइट है कि वो सामने वाले से क्लेम कर सकता है। ठीक है, मतलब कि रीइंबर्स कर सकता है जिसकी अगेंस्ट या जिसके बिहाफ में उसने पैसे दिए हैं, पैसे भरे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पीटर जो है वो एक ज़मींदार है और उसने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जॉन को लीज पर दिया हुआ है, यानी कि वो टीनेंट है उधर किसकी, पीटर की ज़मीन में वो टीनेंट के तौर पर रहता है जॉन, जो कि एक फार्मर है। उसके साथ साथ पीटर जो है वो फेल हो जाता है उस अपने रेवेन्यू देने से गवर्नमेंट को। जैसे देखें, पीटर की एक ज़मीन होती है, उसमें उसने जॉन को एक हिस्सा जो है वो लीज पर दिया हुआ है और जो पीटर है वो ज़मींदार है और उसके पास जो रेवेन्यू यानी कि टैक्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा भर चुका है, उसने गवर्नमेंट को उस ज़मीन पर उसके एरियर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो पे नहीं कर पा रहा। पीटर जो कि अपनी ज़मीन पे नहीं कर पा रहा तो गवर्नमेंट ने ये किया कि पीटर की पूरी ज़मीन को एडवर्टीज़मेंट पे लगा दिया कि वो फेल है, वो पे नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट उसे किसी न किसी तरह सीज़ कर लेगी उसकी ज़मीन को। लेकिन होता यह है कि जो पीटर की ज़मीन पे जॉन ले रह रहा है क्योंकि पीटर ने उसे लीज़ पर दिया हुआ है और जॉन जो है वहाँ पे वो फार्मिंग करके बहुत अच्छा खासा कमाता है और उसने बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहा है। तो जॉन को जब पता चलता है कि जो लैंडलॉर्ड है जो पीटर है उसकी ज़मीन को गवर्नमेंट ने एडवर्टीज़मेंट पर लगा दिया, यानी कि ये ज़मीन पूरी की पूरी उनसे छीन ली जाएगी, तो जो जॉन ने अपनी ज़मीन पर जो उसकी किराए पर थी भले, लेकिन उस पर उसने जो भी इतनी मेहनत की, फार्मिंग की, उसका इतना काम चलता है वो सब जाया जाएगा। पीटर जॉन जब ये सोचता है तो वो ये करता है कि जो सारा रेवेन्यू उसके लैंडलॉर्ड ने पे करना होता है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, यानी कि अपने मालिक को क्लियर कर देता है, अब उसके पास कोई टैक्स नहीं भरना। तो लॉ कहता है यहाँ पर पीटर और जॉन के दरमियान कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है कि अगर जॉन ने पीटर की ज़मीन का जो भी रेवेन्यू था वो दे दिया सारा का सारा गवर्नमेंट को, मतलब कि बिल्कुल क्लियर कर दिया, तो यहाँ पर जॉन के पास ये राइट है कि वो रीइंबर्स करवा सकता है अपनी जो भी उसने पैसे दिए अपने मालिक से वो ले, क्योंकि पीटर जो है लैंडलॉर्ड तो वो है ना, पीटर उसे देना चाहिए थे लेकिन वो नहीं दे पा रहा था तो उसने दे दिया जो उधर उसकी ज़मीन पर लीज़ पर था। तो यहाँ पर जो जॉन है जिसने पैसे दिए हैं उसके पास ये राइट दे रहा है
कोर्ट देखेगी कि इन दोनों के दरमियान में कौसी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि अब जॉन को पीटर से लेना है सारे पैसे वगैरह। ये बता रहा है सेक्शन 69। बेयर लैंग्वेज देखते हैं, जिसमें कहा है कि आ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज़ बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज़ एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। ठीक है, तो बस ये छोटी सी बात सेक्शन 69 में बताई गई है। जबकि सेक्शन 68 में बताई थी कि वो क्लेम तब करेगा एक पार्टी अगर उसने कोई बेसिक नेसेसरीज़ जो हैं वो सामने वाले को दी हैं, और सिर्फ क्लेम उसकी प्रॉपर्टी में से कर सकते हैं। यह सेक्शन 68 में बताया गया था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान क्रिएट हो रहा था, और यहाँ पर सेक्शन 69 में उसके दरमियान क्रिएट हो रहा है जो इंटरेस्टेड पर्सन है पेमेंट करने में, और उसने जिसकी पेमेंट की है वो बाउंड था एक्चुअल पे करने के, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो वो यहाँ पर भी बाउंड है, और उसके और दूसरे पर्सन के दरमियान एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है कि वो उसे पे करे, उसकी ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद सेक्शन 70 है जो बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ अ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। तो ये सेक्शन बात कर रहा है उस ऑब्लिगेशन की जो नॉन ग्रेटिटियस एक्ट पर हो रहा है। यानी कि ग्रेटिटियस एक्ट तो वो होता है जो अपनी मर्ज़ी से किया जाए, और नॉन ग्रेटिटियस वो जो बगैर किसी के मर्ज़ी के हो, यानी कि उसने अपनी मर्ज़ी से जानबूझ के वो एक्ट नहीं किया, या किसी को कोई फ्री में कोई चीज़ नहीं दे रहा, नॉन ग्रेटिटियसली किया है, और सामने वाला अगर उसका बेनिफिट ले तो उसका क्या ऑब्लिगेशन होगा, ये सेक्शन 70 में बताया गया है। जैसे कि व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि एक बंदे ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और ऑनलाइन ही उसकी पेमेंट भी कर दी, लेकिन डिलीवरी बॉय ने एररनेसली किसी दूसरे को डिलीवर कर दिया। अब सामने वाले को इतना प्रूडेंट माइंड तो है, उसे पता होगा कि अगर उसके घर में किसी की डिलीवरी आई है तो वो अगर उसे एक्सेप्ट कर भी ला रहा है तो उसे ये पता होगा कि सामने वाले ने उसे पेमेंट भी देनी है। लेकिन अगर वो नहीं देता और जो बंदा उसे डिलीवर कर रहा है वो लॉफुली डिलीवर कर रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं ये काम नॉन ग्रेटियसली कर रहा हूँ, उसे वो पेमेंट मिल चुकी है उसकी, ठीक है, और वो उसे डिलीवर कर देता है, और सामने वाला भी उसे एक्सेप्ट करके इंजॉय भी कर लेता है, यानी कि चाहे वो खा रहा है पी रहा है। तो फिर यहाँ पर जिस बंदे ने उसका बेनिफिट लिया है जो कि काम नॉन ग्रेटियसली हुआ था, उसका ये ऑब्लिगेशन है कि वो लाइबल है यहाँ पर कंपनसेट करे, ठीक है, जो गुड्स उसने रिसीव किए थे उनके, या फिर उन्हें अगर पॉसिबल हो सके तो रीस्टोर करे। अब अगर उसने यूज़ ही कर लिए, कंज्यूम कर लिए, तो वो रीस्टोर तो कर नहीं सकता, तो ये करेगा कि कंपनसेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्लेम कर रहा होगा, यानी कि वो बंदा जो क्लेम कर रहा होगा कि किसी ने मेरे नॉन ग्रेटियस एक्ट को का बेनिफिट लिया है, उसे क्या प्रूफ करना होगा, यानी कि जो प्लेंटिफ है। अब जैसे जिस डिलीवरी बॉय ने क्लेम करेगा बाद में कि मैंने इधर गलती से इन्हें डिलीवर कर दिया और लॉफुली किया, क्योंकि उसे तो पेमेंट मिल चुकी थी, तो उन्हें क्या प्रूफ करना है, एक तो ये कि मैंने यहाँ पर जो डिलीवरी दी वो लॉफुली की, मतलब कि जिस बंदे को करनी थी उसने तो मुझे पेमेंट दी थी। सेकेंडली उसने वो जानबूझ के नहीं की, गलती से हुई है। थर्डली ये कि जो सामने वाला बंदे ने एक्सेप्ट करके उस चीज़ को यूज़ भी कर लिया, बेनिफिट लिया है, तो फिर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पर एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, कि जिस बंदे ने बेनिफिट लिया है उसका ये ऑब्लिगेशन है कि वो पहली बात तो ये कि कंपनसेट करे, और अगर हो सके तो रीस्टोर करे। लेकिन अगर उसने यूज़ ही कर लिए, कंज्यूम ही कर लिए, तो वो रीस्टोर तो कर नहीं सकता, तो यहाँ पर वो कंपनसेशन करेगा। ये सेक्शन 70 बता रहा है बस। इसके बाद सेक्शन 71 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स की। यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 71 में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि अगर कोई बंदा किसी गुड्स को ढूंढता है जो उसे पता नहीं है कि किसके हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सेक्शन 71 में बताया गया है। जैसे एक दफ़ा बहुत पहले इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर किसी बंदे को कहीं पर किसी का पर्स मिलता है तो उसकी क्या लाइबिलिटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ ये कहता है कि अगर किसी की कोई चीज़ मिली है, उसे पता नहीं है कि ये किसकी चीज़ है, लेकिन उसके पास ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे
उसका ख्याल रखे, और अगर उसे वो सामने वाला बंदा मिल जाता है तो रिस्टोर कर दे। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, जो कि इसमें भी है कि अ पर्सन हु फाइंड गुड्स belonging to another and takes them into the custody is subject to the same responsibility as a bailey। बेली की जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेम अगर फाइंडर ऑफ गुड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल बेली वो होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट, जिसमें ये होता है कि एक जो बेलर है वो किसी को कोई अपनी चीज़ देता है फॉर पर्टिकुलर पर्पस और फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और वो उसे बैक कर देता है। तो उसमें बेली का ये राइट होता है कि बेलर ने अगर उसे कोई चीज़ दी है तो वो एज अ प्रूडेंट माइंड उसकी ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे, और उसे जब वो टाइम पूरा हो जाए या जो पर्पस था जिसके लिए दी गई थी वो पूरा हो जाए तो उसे बैक कर दे। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम एज ऑफ बेली होगी, यानी कि उसे भी बेली की तरह जो चीज़ उसे बेलर ने दी है उसका ध्यान रखना होगा और बैक करना होगा जब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्पस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है फाइंडर ऑफ गुड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल पीटर जो है वो एक फ्लावर शॉप उसकी है, ठीक है। ओलिविया उसकी शॉप में आती है और एक बुकेट लेती है, और साथ के साथ जिस पर्स से वो पैसे निकाल के देती है वो पर्स उसकी दुकान पर भूल जाती है, और अनफॉर्चुनेटली उसके जो पर्स में कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट भी नहीं होता, ना तो कोई इस तरह का नंबर होता है जिससे पता चल जाए कि वो है कहाँ कहाँ रहती है ताकि पीटर उसे भिजवा दे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर यहाँ पर पीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अगर किसी का जो पर्स मिला है उसका वो ध्यान रखे, यानी कि वो उसे संभाल के रखे कि हो सकता है वो ओलिविया जो भी लेडी थी वो वापस लौट कर आए अपने पर्स ढूंढने के लिए, तो मैं उसे दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लॉ कहता है। और लॉ जो है वो प्रिज्यूम करता है कि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है उस शॉप का जो मालिक है, शॉपकीपर, और उस लेडी कस्टमर के दरमियान। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है पीटर जो शॉप का मालिक है उसका एक असिस्टेंट है जॉन, वो ये करता है, उसे पता नहीं होता किसका पर्स है किसका नहीं, वो पर्स उठा के कहीं अंदर रख देता है किसी भी ड्रॉ वगैरह में। ठीक है, पीटर को पता नहीं होता कि जो मेरा असिस्टेंट है जॉन उसने ये जो पर्स था वो कहीं अंदर रख दिया, उसे पता नहीं सब हवाले से। फिर ओलिविया बाद में आती है और बोलती है कि मेरा पर्स तो मैं यहाँ भूल गई थी, तो वो पीटर जो है वो ढूंढता है कि मैंने यहीं रखा था, कहाँ चला गया, उसको मिलता नहीं है। तो फिर यहाँ पर ओलिविया जो है उसके पास ये राइट है कि वो क्लेम कर सकती है पीटर को, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपको ध्यान रखना था, ख्याल रखना था किसी न किसी तरह, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने वो जो भी चीज़ वो भूली थी गलती से उसका आपने ध्यान रखना, लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा, तो अब आप उसे कंपनसेट करेंगे क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा। मतलब कि आपको एज अ बेली उसकी केयर करनी थी एज अ प्रूडेंट माइंड, लेकिन आपने नहीं की, तो फिर आपको अब कंपनसेट करना पड़ेगा आपके दरमियान और जिसकी भी वो चीज़ गुम हुई थी उसके दरमियान ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब जो फाइंडर ऑफ गुड्स हैं उसकी ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो यही कि वो उसका ध्यान रखे एज अ प्रूडेंट माइंड, अगर हम किसी चीज़ का ध्यान रखते हैं उस तरह। सेकेंडली वो उसे अपनी नहीं बना सकता, यानी कुछ चीज़ को यूज़ ना कर ले। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हाँ कह सकते हैं कि रीज़नेबल टाइम पीरियड जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे रहता है कि किस टाइप की किस नेचर की चीज़ है, उसके हिसाब से वो उसका ध्यान रखे और ख़्याल रखे इस आसरे से कि जिसकी भी ये चीज़ गुम हुई है या मिली है कहीं से वो वापस आएगा या किसी न किसी तरह मिल जाएगा। ठीक है, और यही कि रिस्टोर करे गुड्स जो भी मिले हैं उस ऑनर को, जब भी अगर वो ऑनर मिल जाए, अगर नहीं मिले तो वो रीजनेबल टाइम पर डिपेंड करता है। ये बताया गया था सेक्शन 61 में रिस्पॉन्सिबिलिटी के फाइंडर ऑफ गुड्स की यही होगी सेम एज ऑफ बेली। जो बेली मैंने आपको बताया वो बंदा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलर से कोई चीज़ लेता है फॉर पर्टिकुलर पर्पस और फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और उसे वो वापस करनी होती है। उसका ये ड्यूटी होती है कि वो एज अ प्रूडेंट माइंड उसका ख्याल रखे। इसके बाद सेक्शन 72 जो बात करता है वो लाइबिलिटी की बात करता है, उस पर्सन की जिसे
पैसे दे दिए गए हों। इधर मनी की बात हो रही है कि लाइबिलिटी उस बंदे की जिससे मनी पे कर दी हो मिस्टेक से या फिर कोइजन से, ठीक है। गलती से किसी को कोई पैसे दे दिए गए हों या किसी के दबाव में आके उसे पैसे दे दिए गए हों, तो यहाँ भी ये सेक्शन 72 बाउंड कर रहा है कि जिससे पैसे दिए गए हैं बाय मिस्टेक और अंडर कोइजन, उसको ये लाजिम है, उसकी ये ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है कि वो उसे रीपे करे, ठीक है। ये सेक्शन 72 में बताया गया है कि अ पर्सन टू whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। जैसे कि हमने सेक्शन 72 में पढ़ा था कि अगर कोई किसी को नॉन ग्रेटिटसली कोई चीज़ डिलीवर करता है तो उस सामने वाले बंदे का जिसने उससे बेनिफिट लिया है उसके पास ये राइट है कि वो उसे रीपे करे, मतलब कि कंपनसेट करे या रिस्टोर करे। लेकिन सेक्शन 72 बात कर रहा है कि मनी भी पे की गई है, ठीक है। मतलब कि एक ने दूसरे बंदे को पैसे दिए हैं, गलती से पैसे दे दिए हैं, तो फिर जो पे बैक होगा वो उसका राइट है। यहाँ पर जिसे पैसे दिए गए हैं उसकी लाइबिलिटी है कि वो सामने वाले को रीपे करे, या अंडर कोइजन अगर उसने किसी ने उसे पैसे दिए हैं, यानी कि किसी ने दबाव में लेकर आकर उसे पैसे दिए हैं, ठीक है, मतलब उसके दबाव में आके, तो यहाँ पर कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि आपके दरमियान कौसी कॉन्ट्रैक्ट है कि सामने वाली पार्टी को उसे रीपे करने पड़ेंगे या रिस्टोर करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पीटर जो है मिसअंडरस्टैंड करता है लीज़ की टर्म्स को, ठीक है। मतलब कि जो उसने लीज़ पर कोई जगह ली होती है और उसे वो कुछ जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो समझ नहीं आती और वो गलती से जो है म्युनिसिपल टैक्स पे कर देता है। जब उसे पता चलता है कि ये तो मुझे पे करना ही नहीं था, ये मैंने गलती से पे कर दिया, ये तो मेरा काम नहीं था कि मैं म्युनिसिपल टैक्स पे करूं, ये तो लैंडलॉर्ड का काम था। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो म्युनिसिपल जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे आप रीइम्बर्स करें, मैंने ये गलती से पे किया है, ये तो मेरा काम था ही नहीं। तो फिर यहाँ पर जो कंसर्न अथॉरिटी है वो इंटाइटल्ड हैं कि उसे पे बैक करें, ठीक है। फिर यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि जो कंसर्न अथॉरिटी थी और ये बंदा था जिसने एरनियसली या बाय मिस्टेक जो है वो पेमेंट कर दी, उसे पेमेंट नहीं करनी थी, तो उन दोनों के दरमियान ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है और जो कंसर्न अथॉरिटी है उनका यहाँ पर ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि उन्हें रीइम्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताया गया है सेक्शन 72 में। या कोई किसी से दबाव में आके उसे किसी को पैसे दे दे, तो यहाँ भी कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि उनके दरमियान कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है और उन्हें वापस करना पड़ेगा। तो ये सब थे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 68 टू 72 थे, और इसमें बताया गया था कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज़ जानकर अग्रीमेंट नहीं करती, जानकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, अपने कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ना ही तो उसमें ये मतलब किसी भी किस्म का जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो नहीं होता है, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि जो सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे वो अगर किसी एग्रीमेंट में होंगे तो वो ही सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्सेबल होंगे, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी सिर्फ उनकी होगी। लेकिन ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उनमें से कोई ना कोई चीज़ नहीं होगी, तो फिर भी वो वॉइड नहीं कहलाएंगे। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा है कि अगर एसेंशियल एलिमेंट्स में से कोई एक भी एलिमेंट अगर किसी एग्रीमेंट में नहीं होगा, ठीक है, तो वो पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और बाद में जाके उसमें से कोई मिसिंग हो जाती है किसी भी इस तरह की एलिमेंट की, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर उनमें से कोई भी जो है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता, फिर भी कोर्ट प्रिज्यूम करती है उन्हें कि उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। लॉ जो है वो उसे कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रिज्यूम करती है, क्योंकि जो ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस करता है एक लीगल मैक्सिम पे, जो कहती है कि अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन लॉस एट द कॉस्ट ऑफ अनदर नहीं होगा। यानी कि कोई बंदे को बेनिफिट नहीं हासिल होगा किसी अदर पर्सन के लॉस पर, और ये सबके दरमियान कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पैदा करता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।